अच्छा, तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था, ये पहला जो क्वेश्चन था जिसमें प्रॉब्लम आई है वो क्या था? एक लाइट है जिसका वेवलेंथ कितना है? मेरा वेवलेंथ है हमारा 500 नैनोमीटर है, ठीक है, 500 नैनोमीटर है। वो एक मेटल सरफेस पे हिट करता है जिसका वर्क फंक्शन फाई कुछ दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, वर्क फंक्शन भी दिया हुआ, चल ठीक है, वर्क फंक्शन भी दिया हुआ। अच्छा, अब अपन को क्या फाइंड करना है? अपन को फाइंड करना है डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। देखो, एनर्जी इस पे गिरा, इस लाइट की वेवलेंथ ऑफ एनर्जी इस पे गिरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ना वर्क फंक्शन से, इसका मेरे को डी ब्रॉय वेवलेंथ बताना है, समझा? इसका बताना है, ना कि तुम्हें इस लैम्डा पे तुम पुट कर देना, ना कि इस लैम्डा पे पुट कर देना। तो मैंने तुझे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो बताया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो ई काइनेटिक एनर्जी तो अपन को फाइंड ही करनी है, और एनर्जी मेरी कितनी दी हुई है? 500 नैनोमीटर। तो मैंने तुझे बताया था 500 नैनोमीटर जब दिया रहे तो क्या करेंगे, 1240 बटे लैम्डा को डिवाइड कर देंगे, आंसर किस में आएगा? ये आंसर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, ठीक है। चल ये वाला हो गया, माइनस वर्क फंक्शन फाई मेरा कितना दिया हुआ है? वर्क फंक्शन मेरा दिया हुआ है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको सॉल्व करा कितना आया? 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, 5 8 40, 2.48 आया माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया ये? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मेरी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ठीक है। अब देख, ये तो मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, ये तो मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब सीधा इसको बस कुछ नहीं करना है, अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी। व्हाट इज ई? ई इज द चार्ज एंड व्हाट इज वी? वी इज द वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी पे ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली पुट कर दे, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने ये वाला नहीं लगाया, कौन वाला लगाया होगा तुमने? तुमने लगाया है h/√2m के लगाया। क्यों ऐसी गलती करना है? क्योंकि जब मेरे पास शॉर्टकट जब है मेरे पास, जब ये इलेक्ट्रॉन की जब बात हो रही है तो मेरे को कोशिश करना है ना इसको 150/v पे तोड़ दे, क्योंकि सबसे आसान तो यही है, सबसे आसान तो यही है ना, इज इक्वल टू EV। तुम उससे कर सकते हो, नो डाउट, उससे आंसर आएगा। तो V मेरा कितना आ गया? 0.2 वोल्ट आ गया। अब बस इसको इस पे पुट कर देना है। पुट कैसे करना है? हाँ, और ज़्यादा होगा या कम होगा वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू √150/v। इसको और अपन क्या लिख सकते हैं? 12.27/v। अब इसको अंदर ही ले गए, इसको जब करके कैलकुलेट वगैरह करोगे ना तो ये आंसर तुम्हारा लगभग तुम्हारा आ जाएगा, लैम्डा तुम्हारा लगभग बराबर आ जाएगा 27.5 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 2.8 अपन मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये 2.8 एंगस्ट्रॉम को मीटर में करेंगे वगैरह सब पॉइंट वगैरह उधर जाके, तो ये 10⁻⁹ तो हो ही जाएगा, है ना। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन आया कि ये बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसे करके ऑप्शन में दिया है, क्योंकि अब देख यहां पे आ जा, अब मैं मार्कर चेंज करूंगा। है क्या, या तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी इतनी निकलेगी, मैक्सिमम इतनी निकलेगी, ठीक है, या तो तुम्हारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी निकलेगी या काइनेटिक एनर्जी से कम होगी। मैंने बात बताया था ना, तो एनर्जी जो निकलता है वो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है, बट ये तो मैक्सिमम की बात हो रही है ना। 0.2 मैक्सिमम है, 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इससे कम वाली वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम है। तो एक फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m के। मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, या तो उससे कम हो तो ये कम होगा, काइनेटिक एनर्जी उससे कम होगा, या तो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक मैक्स के बराबर हो, या तो उससे कम हो, या ये वैल्यू कम हो। तो ये वाला कम होगा तो लैम्डा क्या होगा? बड़ा होगा। इसीलिए लैम्डा की जो वैल्यू आएगी या तो इसके बराबर हो, लैम्डा या तो इसके बराबर हो 2.8 × 10⁹ के बराबर हो, या लैम्डा उससे बड़ा हो। समझ में आ गया आंसर? बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया।
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, कहाँ गया वो, बना लिया शायद तूने, तो बना लिया तूने, हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है, चलो अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कौन वाला, अच्छा वो तू बनाया है, देखा, देख लेते हैं। कौन सा था क्वेश्चन था तेरा, क्वेश्चन क्या था, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड प्रोटॉन हैव द सेम एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ऑप्शन गलत, देख लेता हूँ। अबे क्वेश्चन मैंने दिया कहाँ से था, तो दिख ही नहीं रहा, उससे एक क्वेश्चन, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, यस मुझे मिल गया, सी ऑप्शन तो तेरा तो करेक्ट है ब्रो, तेरा तो करेक्ट है। हाँ, अबे मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मेरे को इलेक्ट्रॉन का मेरे को मास दिया हुआ था, और फोटोन का मेरे पास, फोटोन के बारे में मेरे बारे में बोला था, इन दोनों के पास सेम एनर्जी है, ठीक है, दोनों के पास सेम एनर्जी है, तो मेरे को बताना था कि रेशियो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट, मतलब कि लैम्डा ई बाई लैम्डा पी का मेरे को रेशियो बताना था, ठीक है। तो मैंने तुझे क्या बताया, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, h बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये क्या डिफाइन कर दिया, इसने डिफाइन कर दिया है कि दोनों की भाई एनर्जी तो सेम है, ठीक है, दोनों की एनर्जी तो भाई सेम है। जब दोनों की एनर्जी भाई जब सेम है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इसका या, और फोटोन का बारे में मैंने क्या बताया था, फोटोन इज इक्वल टू h बटे hc बटे लैम्डा, एनर्जी इज इक्वल टू hc बटे लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू hc बटे e, ठीक है, ये फोटोन का आ गया, ये इलेक्ट्रॉन का आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन का पुट कर दे h बाई रूट 2m एनर्जी, या फिर इसको e रहने दे, या इसको नीचे में कितना हो गया, hc बटे e हो गया, ये h भी मर जाएगा, तो ये वाला h लैम्डा e बाई लैम्डा p मेरा आएगा रूट e बाई 2me, me क्या है, me मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, me 1/c। अब ये वाला अगर और इसको जब तुम तोड़ोगे तो कितना है, क्या नहीं समझ में आया, नीचे का ई कहाँ गया, नीचे का ई कहाँ, ई एनर्जी और ये एनर्जी तो कट गया ना, एनर्जी बड़ा, अबे एक एनर्जी ऊपर बचा भी तो हुआ है, रूट में था तो एक बचा हुआ भी तो है, शिट बताना पड़ेगा, समझ गई ना कि बताना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब कि अब E बाई 2m है, यहाँ पे अब इसको क्या लिख सकते हो, एनर्जी बाई 2me का पावर 1/2 1/c, आसान था तो ये वाला, तूने आज तक एक भी नहीं दिखाया बाबू, दिखा, इसको तो दे भी दूं तू दे, अभी तो मैंने किसी को कल टैब नहीं दिया था, कल तो मैंने सबको बोर्ड पे लिख के दिया था, तूने कैसे गलत लिख लिया इसको, क्वेश्चन भी सही से नहीं लिखता है तू, हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ जाएंगे, बस आई नीड टू चेंज द कलर। अच्छा, अपन ने वेवलेंथ किस किस टर्म में देख लिया, अपन ने पोटेंशियल के टर्म में देख लिया, अपन ने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देख लिया, अब अपन को लैम्डा बारे में बात करना पड़ेगा फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। तुमने अपने 11th की थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ी है क्या, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, 11th पढ़े ही नहीं हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, बट ये दिया रहता है, ये बताना होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डी
वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। हमें पता है कि गैस में तो भाई मॉलिक्यूल तो होता है ना, गैस में यहाँ पे कोई भी गैस भी देख लेगा उसमें मॉलिक्यूल तो रहेगा ही। तो गैस का जो मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, अगर उसके पास वेलोसिटी v आ गई तो उसके पास वेवलेंथ होगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ होगा। और डी ब्रॉय वेवलेंथ छोटे पार्टिकल्स के लिए वैलिड होता है, बड़े पार्टिकल के लिए नहीं होता है। और हमें पता है गैस का पार्टिकल ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो इसके लिए तो वो भाई वैलिड हो जाएगा। तो फॉर मास m के लिए मतलब लैम्डा मेरे को पता है क्या हो जाएगा, h बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस मॉलिक्यूल पता है क्या होता है, इज इक्वल टू 3/2 kT होता है। अब यहां पे k क्या है, k है यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड T है मेरा टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर सेल्सियस में मत लेना, केल्विन में लेना है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे तू ये वाली पुट करना है तेरे को वैल्यू, ठीक है। कैसे करके पुट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻11 है। वेट लेट मी चेक एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 1.38 तो है, बट मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। बोल्ट्जमैन जहां पे भी दिया रहेगा उसकी वैल्यू दी रहेगी, नहीं कांस्टेंट है ना, मैंने जब बोल दिया कांस्टेंट है। लिख ले इसको भाई। हाँ 1.38 ही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी k की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है ये। यस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन भी कह सकते हैं, या इसको जूल पर केल्विन भी कह सकते हैं। बट ये जहां पे भी रहता है इसकी वैल्यू मेरे पास दी रहती है, ठीक है। नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत करना, जूल पर केल्विन ही होता है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ। K का जो मेरा वैल्यू होता है डेट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो होता है मेरा 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। अब अगर इसको जूल को अगर तुम्हें इसमें अगर कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना, 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तेरे को, तो इसको जूल पर केल्विन में ही रहने दे, ठीक है। क्योंकि जूल भी एक ऐसा यूनिट है और केल्विन तो ऐसा यूनिट टेम्परेचर का तो है ही, ठीक है। अच्छा अब अपन को इस फॉर्मूला पे अब इसको पुट करना है। कैसे करके पुट करेंगे अपन, तो देख मेरे को पता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी है ना। अच्छा और मैंने क्या बोला तुझे, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या पुट करना है, 3/2 kT। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह की बात मत करना भी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी होता है। kT जी बड़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कोई गैस का मॉलिक्यूल है जैसे कि O2 है, वो कितने डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकता है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, जितने वो एक्सिस उसके फ्री मूवमेंट हो सकते हैं उस पे मतलब कि उसका निकलता है। तो ये कभी पूछेगा नहीं मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर अलग अलग गैसेस मॉलिक्यूल का पूछेगा तो, बट डिफाइन कर देगा कि डायो एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह दे देगा। एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला होता है F/2 kT होता है, और उसी F को अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बट मैक्सिमम गैसेस के लिए जो भी अपन गैसेस लेंगे उसके लिए वो 3 होगा, मतलब यहाँ पे तो हो गई। अच्छा बस ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पे तुम 3/2 kT पुट कर देना, क्या हो जाएगा h बाई अंडर रूट 2m इंटू 3/2 kT। ये 2 मर गया तो क्या आ गया, h बाई अंडर रूट 3m kT, ठीक है। तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद गैस मॉलिक्यूल का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ये m क्या है ये बताइए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ
वन मॉलिक्यूल। अच्छा, बट मेरे को ना पता है, मेरे को ना मास ऐसे वन ऑफ वन मॉलिक्यूल का मेरे पास दिया नहीं रहता, मेरे पास मोलर मास दिया रहता है ना। जो तुम लोग नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है आशीष? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन? N2 गैस का मोलर मास क्या होगा? N2 का बता मत पर भाई, तू चला जा, तू 12th में पढ़ी मत, 10th में एडमिशन लगा दे फिर से। कुछ भी पूछो नहीं पता। क्या बताया मैंने? H/√3m/kT। बट मेरे को मास किस में दिया रहता है? मोलर मास में दिया रहता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? तू 12th में पढ़ कैसे रहा है? हाँ, नाइट्रोजन का मोलर मास, एटॉमिक मास ही बता, एटॉमिक नंबर ही बता दे। पीरियोडिक टेबल याद भी है नहीं तुझे? सुन, कल ना तू मुझे पूरा 170 एलिमेंट कल सुनाएगा, ठीक है? दैट्स अ होमवर्क फॉर यू। और नहीं कराया तो सीधा पेरेंट्स को फोन लगाऊंगा, याद रखना। हाँ, टोटल m इंटू, अब तू कैसे भी याद कर, मेरे को पूरा याद होना चाहिए तेरा, ठीक है? चल ठीक है। मोलर मास क्या होता है? m इंटू Na। Na क्या है? मेरा एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है? तो मेरे पास कभी भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो मेरे पास मोलर मास दिया रहेगा। ये क्या है? मेरा मोलर मास है, मोलर मास है। और ये मेरा क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मेरा होता है मोलर मास टोटल मिला के। अब क्या करना, इस इक्वेशन में तुम m के जगह पे m/Na पुट कर देना, ठीक है? जब तुम m/Na जब पुट करोगे तो तुम्हारा लैम्डा आएगा H/√3। m की जगह पे तुम क्या पुट कर? m/Na। Na मतलब क्या? एवोगाड्रो नंबर है, इंटू t, ठीक है? इंटू k। kT तो इधर है ना, ठीक है? अच्छा, अब इसमें ये बता, इसमें क्या क्या चीज है कांस्टेंट है? एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन टेम्परेचर कांस्टेंट कहां से है? हाँ, बोल दिया था तुमने। H कांस्टेंट नहीं है, बस M कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, M और T मेरा कांस्टेंट नहीं है। तो सारे कांस्टेंट को अगर मिला दोगे ना तो लैम्डा आएगा तुम्हारा 25/√m/T। यहां पे तुम्हें मोलर मास किस में रखना है? केजी में रखना है। और टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन में रखना है, ठीक है? ये शॉर्टकट है, ठीक है? एक तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना ही है, H/√3m/kT। और एक तुम्हें ये याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू 25/m/T। हाँ, पूरे कांस्टेंट को मैंने एक साथ मतलब उसका सॉल्यूशन करके ऐसे करके आएगा, ठीक है? यस, m इज द मोलर मास इन केजी। बट ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिए रहते हैं? मोलर मास नाइट्रोजन का क्या होता है आशीष? नाइट्रोजन का मोलर मास देख, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 मतलब कि उसके पास उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है? कोई चीजें भी होता है कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं रहता है, बट इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है। तो प्रोटॉन का भी मास 7 AMU मैंने बताया था इससे पहले, इसका भी मास 7 AMU हो गया। तो एक नाइट्रोजन का मास कितना आ गया मेरे पास? 14। बट मेरे पास नाइट्रोजन गैस रहता है, नाइट्रोजन ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट नाइट्रोजन नहीं रहता है, मतलब सिंगल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं रहता, मेरे पास 2 नाइट्रोजन रहता है। तो N2 गैस का मेरे पास एटम मोलर मास क्या आ जाएगा? 28, ठीक है? समझ में आ गया? लिख लिया इसको? अच्छा, कर दिया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू लिख लियो, बट एग्जाम में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहे, प्लैंक्स कांस्टेंट रहे, यहां तक कि अगर जी भी दी रहेगी ना तो उसकी भी वैल्यू दी रहेगी, ठीक है? हाँ, किसी भी चीज की वैल्यू दी रहेगी तुम्हारे पास। हाँ, बट फिर भी याद। अच्छा, हो गया? तो इस पे क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा? इससे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है मेरा, फाइंड
the ratio of lambda helium at 27 डिग्री सेंटीग्रेड and lambda nitrogen gas at 127 degree centigrade, considering both gases are monoatomic. सॉल्व हो जाएगा। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 से उसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? हाँ, K इज इक्वल टू होता है C प्लस 273 होता है, ठीक है। तो केल्विन में आ जाएगा, जितने भी C में दी रहे तुमने वो, अब तो वो नहीं बताना पड़ेगा मुझे। एक होता है अपना स्केल बनाने का, ठीक है। मतलब कि मान ले कि तेरा जो नाम है एक्स नेम एक्स एक्स क्या बोलते हैं उसको, एक्स स्केल पे 100 डिग्री जो टेम्परेचर है, जो 100 डिग्री जो टेम्परेचर का जो वो इस पे कितना मतलब क्या होगा। तो ये अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ये भी तेरे काम का नहीं है। जैसे कि अभी यहाँ पे दिया 27 डिग्री केल्विन पे क्या मेरा शो करेगा, 27 डिग्री मेरा सेल्यूलर क्या शो करेगा, 300 केल्विन शो करेगा। तो ऐसा ही अगर तेरा नाम अगर एक्स है तो एक्स स्केल पे ये 27 डिग्री क्या शो करेगा, ठीक है। बन गया ये हीलियम का एटॉमिक नंबर, वो हीलियम का एटॉमिक नंबर ऐसे करके याद रखा है क्या तूने, हाइड्रोजन हीलियम उसका मॉलिक्यूलर मास, हाँ 2 ही होगा उसका मॉलिक्यूलर मास। सर फोड़ लूं मैं अपने यहाँ पे, उसको पैनल की टेंशन है, वाह। अच्छा कर दूं ना मैं अब, तो लैम्डा ऑफ हीलियम, हाँ ऐसे करते हैं ना अपन। आंसर है मेरा 3, आ गया क्या, दूर दूर तक नहीं आया। लैम्डा ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, N2। तो पर मैंने तुझे बताया कि क्या होता है ये 25 बाई रूट लैम्डा किसके बराबर होता है, 25 बाई रूट MT, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ हीलियम क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, टेम्परेचर ऑफ हीलियम, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट इस पे ही तोड़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन वाला ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ हीलियम, टेम्परेचर ऑफ हीलियम, ठीक है। अब मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 28 होगा। नाइट्रोजन गैस N2 गैस का कितना होगा, 28 होगा, रूट 28। नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना था, नाइट्रोजन एट 127 डिग्री मतलब कि 400। मैं डायरेक्ट इसको केल्विन में लिख रहा इनटू 400। अच्छा हीलियम का मास 4 और इसका कितना टेम्परेचर है 300, 0 से 0 मर गया, 7 4 जा 28 है ना, 7 4 जा 28, 28 बाई 3 4, तो ऑप्शन कितना आ गया 2। अबे 27, रुक कहां पे गलती, 28 बाई 3 आएगा ना मेरा, 28 बाई 3 आया, ठीक है। अच्छा मैंने नीचे में इसको लगभग ना तू 27 मान लेके इसको, 27 मान लेके इसको, लगभग ये 3 के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, अभी बिल्कुल मान सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑप्शन पता है मेरा क्या दिया था, ऑप्शन दिया था मेरा 1
2, 3 और 4। देख कितने दूर दूर ऑप्शन है। तुझे पता है तेरा 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है, बट ये ज्यादा फायदा है। अच्छा, अगर कोई तुम्हारे पास अगर दिया रहेगा ना 28 दिया रहे, तो इसको तुम पता है कैसे करोगे, तोड़ दो। रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स। अब एक्स वाई क्या है, जो जो चीज टूटने वाला है, जो जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ लेना है। मतलब 27 प्लस 1, ठीक है, 27 एक परफेक्ट हो जाएगा। 27 होगा क्या? 27 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। तो क्या होगा, 6 is 36, 5 5 25, 25 हो जाएगा, है ना? तो 25 हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 25 प्लस 3, ठीक है, 25 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, 28 को। फिर क्या करना, रूट एक्स की जगह पे रूट एक्स पुट कर देना। 25 प्लस 3 बाई 2 रूट 25 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 बाई 2 इंटू 5, 5 प्लस 2 बाई कितना हो जाएगा ये 10, ठीक है, 5 बाई 2 रूट 10 आ जाएगा। अच्छा, कितना आ गया ये 5.2, 5.2 आ गया है। अंडर एक्स एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स, वाई मेरा कितना है 3। अब भी ऊपर ऊपर तो 3 है ना, ऊपर तो 3 है ना, 0.3, 5.3 आ रहा। रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स काम नहीं कर रहा क्या? छोटा ये काम नहीं कर रहा है, मैं बाद में बता दूंगा। मतलब ऐसे मतलब कि निकल जाता था यार। 5 5 to the 10, नहीं देखना चाहिए यूट्यूब का ट्यूटोरियल। नहीं ब्रो, बट ये काम कर रहा था। प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स लिख लिया। अच्छा, हाँ देख, मैंने बताया क्या फॉर्मूला निकाला मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू 25 बाई रूट एम इंटू टेम्परेचर, ठीक है। एम क्या है मेरा, मॉलिक्यूलर मास इन केजी, और ये मेरा कितना है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो लैम्डा मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट एम टी के, हो गया। तो लैम्डा ऑफ हीलियम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इधर मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, और ये वाला ऊपर चला गया। तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, बस वैल्यू पुट करना। मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 का 28, 28 की जगह पे मैंने 28 पुट करा। एक टेम्परेचर मेरा दिया हुआ था 127 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको मैंने फिर केल्विन में मैंने चेंज कर दिया। सेम ऐसा हीलियम के लिए, सेम ऐसे इसके लिए करेंगे। हाँ, टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे और मॉलिक्यूलर मास को अपन केजी में रखेंगे। अब तूने बोला कि इधर तो ग्राम में था, तुमने इसको केजी में क्यों नहीं करा? क्योंकि ऊपर नीचे 1000/1000 से मल्टीप्लाई कट जाएगा वो, इसलिए मैंने उसको ग्राम में ही रहने दिया, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, अब अपन कर रहे हैं हाँ 2 क्वेश्चन और है। ये वाला क्वेश्चन करना, a particle P is formed अब ये बिल्कुल सही था यार, भटका दिया मेरे को। देखो ये वाला आंसर तो 5.3 ही आएगा, ठीक है। और फिर नीचे में जो हमारा था वो 3 से डिवाइड भी तो था, 3 से डिवाइड भी तो था। तो ऐसे करके तुमने अगर किसी का भी अगर स्क्वायर रूट अगर दिया रहे ना, मान लो कि परफेक्ट स्क्वायर मैंने 25 दिया, तब तो तुम बता दोगे इसका 5 होता है। अगर नहीं रहेगा तो अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स पे तोड़ देना है इसको, ठीक है। हाँ फॉर्मूला है, पूरे मैथ में कहीं पे भी यूज होगा ये। भाई मैं तब से मेरे दिमाग में चल रहा है, तो बहुत बार यूज कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे पे तोड़ना है कि रूट एक्स करे तो मेरा परफेक्ट रूट पे टूट जाए, और वाई जो हो मेरा ये वाला निकल जाए, ठीक है। इस पे तू कोई भी ट्राई कर सकती है, कोई सा भी,
जब तुम्हें खुद ही पता है कि 25 का रूट मेरा 5 आता है, मतलब रूट, तो फिर मेरा 28 का रूट मेरा 3 कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन? एक्सपेक्ट तो मैं ही कर रहा था ना कि 3 आ जाए ये सब, बट मैंने फिर नीचे देखा तो नीचे इसमें मेरा 2 से डिवाइड भी था। तो 5 से जो भी आएगा 28 का 5 से तो थोड़ा बहुत बड़ा ही आएगा, तो 5 से बड़ा तो आ गया ना, 5.3 तो आया, दैट इज द एग्जैक्ट आ जाएगा रूट। अगर तुम टैब में भी अगर करो, कैलकुलेटर में भी करोगे तो 28 का रूट लगभग इसके आसपास आएगा। तो रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स किसी का भी रहेगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है। 125 रहे, 127 रहे, किसी का भी रहे, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। चल, पार्टिकल P is formed due to a completely inelastic collision हुआ of particle x and y, of particle x and y having de Broglie wavelength, lambda x and lambda y, ठीक है। if x and y move in opposite direction, then de Broglie wavelength of P is, then de Broglie wavelength of P is, इस P का मेरा अब de Broglie wavelength क्या हो? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि एक पार्टिकल P मेरा बना, कब बना? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन से बना। और इनइलास्टिक कोलिजन से कैसे बना? जब पार्टिकल x और y दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आए। और मेरे को पता है इनइलास्टिक कोलिजन में अगर दो बॉडी अगर आपस में अगर आ रही हो या दूर दूर से भी हो, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो, इसकी वेलोसिटी कम हो, तो ये दोनों इसको क्रॉस कर जाएगा ना। तो जैसे ही दोनों टकराए, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, तो दोनों साथ में चिपक के चलने लगते हैं, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद दोनों साथ साथ नहीं चलते, दोनों की वेलोसिटी अपनी अलग अलग होती है। अच्छा, तो मैंने बोल लिया कि अच्छा ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हुआ x का y के साथ, तो मेरा जाके P बन गया, मतलब P मेरा पार्टिकल बन गया। एक बात दिमाग में ये रखना है कि जितनी भी हमारी कोलिजन हो, जितनी भी, चाहे वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, या उन दोनों के बीच का हो, वन थिंग इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द मोमेंटम। उठा देना। वन चीज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो है मेरा मोमेंटम। तो मुझे पता है कि मोमेंटम ऑफ P, मोमेंटम ऑफ x प्लस मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ P। ये तो अपन बोल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन को डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। x मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा, y मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा, तभी जाके दोनों में कोलिजन होगा। तो x के लिए तुम अब मुझे पूछ रहे हैं दोनों का जो बना है पार्टिकल P का, उसका मेरे को डी ब्रोए वेवलेंथ बताना है। तो मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोए क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच बटे पी, पी इज इक्वल टू एच बटे लैम्डा, एच बटे लैम्डा ऑफ एक्स माइनस एच बटे लैम्डा ऑफ वाई। अब तुम पूछोगे माइनस क्यों लिया? क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इज इक्वल टू मेरा क्या बन गया? एच बटे लैम्डा ऑफ पी। उस पार्टिकल का मेरे को लैम्डा ही पूछा है, तो एच 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 तो भाई सब मर गया। तो क्या हो गया ये? लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा ऑफ पी। तो लैम्डा ऑफ पी मेरा कितना आ जाएगा? लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा ऑफ एक्स लैम्डा ऑफ वाई
बाई लैम्डा ऑफ वाई माइनस लैम्डा ऑफ एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा तुम्हें 11th का तुम्हें थोड़ा ग्लेंस दे दिया मतलब इस चैप्टर पे। बस एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी मेरी कोलिजन होगी, अगर मैंने कोलिजन का नाम ले लिया तो वन थिंग इज रिमेन कंजर्व, दैट इज द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, सिर्फ अपन को जल्दी जल्दी डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट पे भी जाना है, तो खत्म करना है ना, जितना भी टाइम लगेगा खत्म करके जाएंगे, है ना। तुझे ना बोर्ड मिटाने के लिए रखूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा, अब पता है एक क्वेश्चन ये भी था, मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसमें क्या बोल रहा है ना, एक पार्टिकल मेरा पार्टिकल P2 है, ये मेरा पार्टिकल P1 है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पे कोलिजन कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कोलिजन कर रहे हैं, मतलब कि एक पार्टिकल इधर से आ रहा है, एक पार्टिकल इधर से जा रहा है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री पे कोलिजन कर रहे हैं, और दोनों 90 डिग्री पे कैसा कोलिजन कर रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। तो मान ले कि ये दोनों कहीं इस पॉइंट पे मिले, ठीक है, इस पॉइंट पे मिलने के बाद इनका जो मोमेंटम जो होगा ना, इन दोनों का मोमेंटम, क्योंकि एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट जो इसका जो मोमेंटम होगा कुछ इस डायरेक्शन में मेरा कंजर्व रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, मेरे को पता है P कंजर्व है मेरा, बट इन दोनों का कौन वाला क्वांटिटी कंजर्व है, ये वाला क्वांटिटी कंजर्व है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट ही दोनों में कंजर्व रहेगा, इज इक्वल टू P, बोल सकते हैं अपन। अच्छा, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, रूट उधर चला गया। अच्छा, इसका मेरे पास लैम्डा दिया हुआ है लैम्डा 1, इसका मेरे पास दिया हुआ है लैम्डा 2, इसका मेरे को लैम्डा तो फाइंड ही करना है, तो h बटे लैम्डा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h बटे प्लस h स्क्वायर बटे लैम्डा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर तो भाई मर गया, है ना, तो कितना हो गया ये 1 बटे लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटे लैम्डा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटे लैम्डा का स्क्वायर, बस इतना ही था ये। ठीक है, इसका ऐसे करके निकलेगा, क्या हो गया वो ऐसी, यहां तक लिख लिया, लिख इसको लिख। अब अपन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट पे आगे बढ़ जाएंगे, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, यस दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। बढ़ाना है, अच्छा टेम्परेचर राइज करना है, हो गया। लिख लिया, और तो उससे तो लिख ही सकती है तू। अच्छा, अब देख, अब अपन बात करेंगे डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट पे। अब तू बता, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट का बात कहां पे हुआ था, डेविसन 10th में, तो भाई मैंने ही खुद नहीं पढ़ा था इसको, तुमने इसको सुना होगा 11th में केमिस्ट्री में एटम चैप्टर में। डेविसन एंड जर्मन ने क्या बोला था, डेविसन और जर्मन ने जो बात डी ब्रॉय ने बोला था ना, उसको ही एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया था। डी ब्रॉय ने क्या बोला था, क्योंकि लाइट जो है एक वेव है, वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है, तो मैटर जो कि एक मैटर है वो भी वेव नेचर शो करेगा, मैटर जो एक पार्टिकल है वो वेव नेचर शो करेगा। तो उसका उन्होंने ऐसी हाइपोथेसिस दिया था, हाइपोथेसिस क्या दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू h बटे, ये वाला उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। बट डेविसन और जर्मन ने क्या करा था, इस चीज पूरे एक्सपेरिमेंट को एक पार्टिकल ने जब डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को जब शो कर दिया, तब उन्होंने ये शो कर दिया कि एक पार्टिकल जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर शो कर रहा है। ठीक है,
और इन दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से और जो पहले वाली जो वैल्यू हाइपोथेसिस वाली वैल्यू थी, दोनों पे मतलब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू वगैरह सब पुट करा और दोनों का मेरा आंसर सेम आ गया, तो मतलब कि जो मैंने हाइपोथेसिस लिया था वो करेक्ट था। तो ये डाइवेसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट है क्या? पहली बात इसमें ये लिख लो, डाइवेसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स डिफ्रैक्शन। अब इससे तुम वो वाला डिफ्रैक्शन नहीं सोच लेना जो अपन ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो देखा था, सेंटर ब्राइट मैक्सिमा सेंटर मैक्सिमा लाइट वाला नहीं होगा, ये अलग टाइप का डिफ्रैक्शन शो करता है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि तुम घबरा मत जाओ वेव ऑप्टिक्स देख, ठीक है। ये दूसरे टाइप का डिफ्रैक्शन है, ठीक है। इससे प्रूफ क्या हुआ, इससे प्रूफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है, ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन में अपन ने करा क्या क्या? अच्छा, डी ब्रॉय वेवलेंथ सब्जेक्ट एवरेज मूविंग पार्टिकल हैज वेव। सबसे पहले डी ब्रॉय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डी ब्रॉय ने बोला था एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव associated with it, मतलब कि मैं हो गया या तुम हो गए या कोई भी पार्टिकल जो मूविंग है उसके पास वेव एसोसिएट होगा, बट वो बात अलग है कि वो हेवियर पार्टिकल्स के लिए वो वैलिड नहीं होती है। वो किसके लिए बस वैलिड होती है, बट वो बस छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए वैलिड होती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना, इन सब चीजों के लिए वैलिड होती है वो। अच्छा, फिर उन्होंने बताया था, फिर डेविसन और जर्मन ने, डेविसन एंड जर्मन प्रूव दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन शो डिफ्रैक्शन और इन्होंने कब शो करवाया था, उसको इन्होंने शो करवाया था 1927 में, ठीक है, 1927 में शो कराया था। जेपी थॉमसन, जो जे थॉमसन के जो बेटे थे, जीपी थॉमसन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट ये दिया रहता है। जीपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंटली शो करा था, इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन, शोज वेव नेचर, डिफ्रैक्शन ही इन्होंने कुछ अलग तरीके से करा था जेपी थॉमसन। तो लास्ट में जाकर के जेपी थॉमसन और कौन सा डेविसन को, डेविसन एंड जीपी थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला, क्यों मिला? वेव नेचर ऑफ मैटर के लिए। इन्होंने मैटर का वेव नेचर भी बता दिया, ठीक है। अब डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे कैसे हुआ वो लिख लिया इसको। अच्छा, हो गया? तो हुआ क्या क्या, अब देख, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या क्या? सबसे पहले अपन ने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाया। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन गन?
इलेक्ट्रॉन गन के आगे में ना एक हीटिंग की मटेरियल थी मेरे पास। हीटिंग की मटेरियल मतलब कि जो खुद गर्म हो जाए, ठीक है, हाँ, जिसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दिया पर अपन तो वो गर्म हो जाए, ठीक है। यहाँ ये इससे इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दी। लो टेंशन बैटरी, लो टेंशन बैटरी मतलब कि कम वोल्टेज वाला बैटरी, ठीक है। क्योंकि फिलामेंट को बस गर्म ही करना है। अगर तुम 12 वोल्ट से भी अगर गर्म करते हो ना नाइक्रोम के वायर को तो गर्म हो जाता है भाई, ठीक है। लो टेंशन बैटरी से मैंने इसको यहां पे अपन ने लगाया, लो टेंशन बैटरी लगाया। एक लो टेंशन मैंने बैटरी लगाई। तो जैसे ये फिलामेंट गर्म होगा, इसके आगे में अपन ने क्या करा, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। एक बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग क्यों? क्योंकि बेरियम ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है, बेरियम ऑक्साइड जो होता है उसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। वर्क फंक्शन कम होने के कारण क्या होगा, इसको अगर थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा। अपन को फाइनली इलेक्ट्रॉन का गन बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का गन मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन निकाले, तो जिसका वर्क फंक्शन कम हो मतलब कि जल्दी इलेक्ट्रॉन इमिट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन तो भाई हर डायरेक्शन में जाएगा ना, इधर भी जाएगा, इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा, कहीं भी भागेगा वो, है ना। तो इससे बचाने के लिए उन्होंने क्या करा, उसके सामने में एक, हाँ अबे इतना अच्छे से समझाया, टाइम कम है हमारे पास, 11 बज चुके हैं। देख ये मेरे पास एक गन है मेरे पास, ठीक है। एक गन है, उसके सामने में मेरे पास हीटिंग एलिमेंट रखी हुई है। हीटिंग एलिमेंट मतलब कि जिसको अगर अपन वोल्टेज दे तो वो गर्म हो जाए। तो फिलामेंट के सामने मैंने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग क्यों करी, जैसे ही अपन ने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करा, बेरियम ऑक्साइड क्योंकि जिसका वर्क फंक्शन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन इजिली इमिट हो जाएगा उससे, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो हर डायरेक्शन में निकलेगा, हर डायरेक्शन में निकलेगा। उससे बचाने के लिए अपन ने क्या करा, सामने में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब डाल दिया, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब डाल दिया अपन ने, शिट, उसके सामने में अपन ने क्या करा, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब डाल दिया। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब को अपन ने क्या करा ना, बहुत हाई पोटेंशियल दे दिया इसको बहुत ज्यादा प्लस वी इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस वोल्टेज दे दिया। इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्लस पे अट्रैक्ट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस पे जाने लगे, ठीक है, जो इधर उधर जो जा रहे थे। और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और दोनों का मैंने लो के साथ ही जोड़ दिया, ठीक है। हाई टेंशन वाले के साथ यहाँ पे क्या लगाया, हाई टेंशन बैटरी लगाई। हाई टेंशन क्यों लगाया, हाई टेंशन लगाने से क्या हुआ, मेरा सारे इलेक्ट्रॉन जो हो वो सिमेट्री में आ गए, मतलब एक लाइन पे आने लग गए। अच्छा, हाँ तो नेगेटिव टर्मिनल तो भाई कनेक्ट कर ही सकते हैं ना। नेगेटिव मतलब इन्वर्टर में तुम लोग देखा होगा ना, एक लाइट आती है इन्वर्टर में, जो तुम्हारा जो इनपुट जो आता है पूरे घर से, जो कनेक्शन जो होता है वो बस एक तार का कनेक्शन होता है। तुम सोचते हो एक तार से कर रहा, बट फ्लो के लिए तो मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए होता है। तो होता क्या है कि नेगेटिव वाला जो रहता है ना, जैसे कि इन्वर्टर का जो ये वाला जो रहता है, तो नेगेटिव जो रहता है वो इससे ही ले लेता है, ठीक है, मतलब मेन नेगेटिव इससे ही ले लेता है, ठीक है। तो बाकी जाके वो मिल जाता है वो कौन, ये इसको बस प्लस पोटेंशियल दिया है मैंने, बहुत हाई पोटेंशियल दिया है, इतना हाई पोटेंशियल दिया है कि सारे इलेक्ट्रॉन इससे मतलब जा पार करने लगे। हाँ ये कंडक्टर ही है, ठीक है, हाई पोटेंशियल दिया मतलब इसको प्लस बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिवली चार्ज है, इसको अगर प्लस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे सारे, ठीक है, इसलिए अपन ने करा। इसके सामने में अपन ने एक निकल का प्लेट लगा दिया, एक निकल का प्लेट लगा दिया। निकल का प्लेट जैसे अपन ने लगाया तो इलेक्ट्रॉन इससे आके इससे टकराया। इधर मैंने एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा दिया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का काम, करंट पढ़ा है ना तुमने,
गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? क्या करना? इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करना, करंट डिटेक्ट करना। गैल्वेनोमीटर का काम होता है मेरा करंट को डिटेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगी हुई है, ठीक है। ये क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन इससे जैसे ही टकराएगा फिर ये वापस इधर जाएगा कोई खास एंगल थीटा पे, ठीक है। अब जब हमने देखा ना कि अगर इस एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ कहीं पे अगर डिटेक्ट अगर हाई हो गया गैल्वेनोमीटर, कहीं पे अगर कन्वर्टोमीटर में ना क्या होता है ना, एक ऐसे करके एक ये होता है कांटा होता है, ठीक है। जैसे अगर मतलब बहुत हाई करंट अगर दिखता है ना तो उसका फ्लक्चुएट करता है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन कभी कभी वो मतलब थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करता है, ऐसे ऐसा कभी भी डिफ्लेक्ट करता है। बट कहीं पे पूरा एकदम डिफ्लेक्ट करेगा। पूरा डिफ्लेक्ट करने का मतलब कि क्या है कि कुछ ये सेंट्रल मैक्सिमम जैसा कुछ लग रहा है क्या? हाई डिफ्लेक्शन, हाई सेंट्रल मैक्सिमा, फिर लो डिफ्लेक्शन, लो मैक्सिमा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या ये? अगर ये एक्सपेरिमेंट अगर वेव अगर नेचर अगर वो ना शो करता रहता तो हर जगह पे मेरा डिफ्लेक्शन सेम रहता, इधर भी डिफ्लेक्शन सेम, इधर भी डिफ्लेक्शन सेम, इधर भी डिफ्लेक्शन सेम, हर जगह डिफ्लेक्शन सेम। तो अपन ने इसको अलग अलग डायरेक्शन में मतलब कि जो मैंने ये इसका वोल्टेज जब मैंने इसका सबसे ज्यादा मतलब जो बेस्ट रिजल्ट जो आया वो आया मेरा 40 से लेकर के 44 से लेकर के 48 वोल्ट तक आया। ये भी एक तरह से तुम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा है। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो मेरा कितना पे आया? 44 से लेकर के 48 डिग्री 48 वोल्ट पे आया, ठीक है। तो अपन ने ये देखा ना, अपन ने देखा बेस्ट रिजल्ट मेरे को मिला, बेस्ट रिजल्ट अपन को मिला 44 से लेकर के 68 वोल्ट पे, और उनमें से भी सबसे बेस्ट मेरे को दिखा 54 वोल्ट पे, ठीक है। सबसे बेस्ट अपन को 54 पे दिखा, रेंज ये था बेस्ट होने का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ने जो डिफ्रैक्शन जो शो करा ना, जो डिफ्लेक्शन जो शो करा, ऐसा कुछ शो करा जब 44 डिग्री पे, जब 44 वोल्टेज जब था, ये बात कर रहा हूं मैं 44 वोल्ट पर, 44 वोल्ट पे करंट, ये फाई मतलब कि थीटा, करंट कुछ ऐसा शो कर रहा, ठीक है। दूसरा, अभी कुछ मत बनाइए सब, कोई कुछ बनाने की जरूरत है, बस 54 वाला बस बनाना तुम लोग। फिर 48 पे देखा, 48 वोल्ट पे देखा ये करंट, ये मेरा फाई, तो ये मेरा कुछ ऐसा बनाया। तीसरा 54 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे जो मैंने बोला कि सबसे अच्छा मुझे को पैटर्न मिला, वो मेरे को पैटर्न मिला कुछ ऐसा। ये कुछ सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? जहां पे पीक मतलब कि वहां पे करंट मतलब जी ज्यादा डिटेक्ट हुआ इस एंगल पे। अच्छा, अभी मत बना इसको भाई, मत बना, मैं बताऊंगा कहां से बनाने, बाद में बताना, बना लेना, क्योंकि अभी मुझे पहले एक्सपेरिमेंट पूरा समझा लेना है, ठीक है। 58 वोल्ट पे, अब 54 वोल्ट पे करंट और फाई, फिर मेरा वाला पैटर्न मेरा गायब होने लग गया। 54 पे तो अच्छा दिखा, फिर वाला पैटर्न मेरा गायब होने लग गया। 64 वोल्ट करंट, फाई दैट इज थीटा, वोल्ट, ठीक है। धीरे धीरे मेरा पैटर्न जो है ना गायब होने लगा। पहले मेरा पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ 48 पे, फिर और अच्छे से बना। 54 पे तो मेरा भाई सबसे अच्छा बना, एक सेंटर ब्राइट जैसा और एक फर्स्ट ब्राइट जैसा, ठीक है। 54 वोल्ट पे मेरा सबसे बेस्ट बना। तो मेरा 54 वोल्ट पे जो मेरा सबसे बेस्ट बना, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर वगैरह कुछ शो नहीं कर रहा होता, कुछ शो नहीं कर रहा होता, तो मतलब हर जगह भाई उसको गैल्वेनोमीटर पे हर जगह करंट सेम डिटेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। जैसे इधर बिखरा, इधर आके बिखरा, तो हर जगह सेम दिखना चाहिए था, बट दिखा इससे बिल्कुल अलग। मतलब कभी कभी इंटेंसिटी बढ़ी हुई थी, फिर और अपन ने वोल्टेज को बढ़ाया तो इंटेंसिटी चेंज हुई। 54 पे मेरा सबसे अच्छा इंटेंसिटी दिखा, फिर वह इंटेंसिटी धीरे धीरे गायब होने लग गया। अच्छा, गायब होने लग गया, ये कहां से आ गए? अच्छा, तो एट 54 वोल्ट, एट, अब अपन 54 वोल्ट की बात करेंगे। एट 54 वोल्ट प्राइमरी मैक्सिमा इज ऑप्टेड।
ऑब्टेन। 54 वोल्ट पे मेरा प्राइमरी मैक्सिमा मेरे को दिखा। कैसे करके दिखा? यहां पे मेरा करंट डिटेक्ट हुआ, यहां पे मेरा थीटा डेट इज 5, कहां पे? 54 वोल्ट पे। कैसा दिखा मेरे को? कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसा दिखा मेरे को, मैक्सिमा दिखा। हाँ, ये बना सकते हो। और मैंने तुझे बताया था कि फ्लैशबैक याद कर, मैक्सिमा कैसा कहां कहां पे बनता था? 0 पे, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा पे, यहां पे बनता था मेरा मैक्सिमा। फ्लैशबैक मैक्सिमा कहां पे बनता था? डेल्टा एक्स कहां पे बनता था? या तो लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, 3 लैम्डा, एन लैम्डा पे। ठीक है, अच्छा, तो एन लैम्डा पे मेरा मतलब कि मैक्सिमा तो बनेगा। अब अपन बात करेंगे स्कैटरिंग एंगल के ऊपर, डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, दैट इज ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन इधर से ही पूछता है। ठीक है, ब्रैग्स लॉ, बस इसी का लॉ है, बस अब खत्म होने वाला है ये। ले लिख ले लिख ले। कंडक्टर कनेक्ट किए हाई टेंशन से दिए, उसके बाद ये किस लिए? टकराने के लिए। टकराने के लिए? क्या ये मिरर हो गया? निकल प्लेट लिखा है मैंने, तूने भी लिखा है निकल प्लेट। अच्छा, एक प्लेट से और ये हाँ, किस लिए? डिटेक्ट करने के लिए, करंट को इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन दैट इज करेक्ट। अब एक चीज तूने गलत लिखा है इधर, लो लो टेंशन को जोड़ दिया ना, यहाँ पे हाई टेंशन होगा, यहाँ पे बड़ा। ठीक है, अच्छा, अब अपन बात करेंगे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, दैट इज ब्रैग्स लॉ। ये डिफ्रैक्शन क्रिस्टल वाला डिफ्रैक्शन है, ठीक है, ये लाइट वाला डिफ्रैक्शन नहीं है। डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, क्या हुआ? बंद कर दे ना, या तो कम कर दे, मतलब कि कम मतलब कि बढ़ा दे, फिर मुझे क्या भी लगेगा यार। अच्छा ठीक है, बंद ही कर दे। ब्रैग्स लॉ, ठीक है, डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल दैट इज ब्रैग्स लॉ। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या था? इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मैंने इलेक्ट्रॉन जो आया था मेरे पास, उसको मैंने एक निकल के क्रिस्ट, बस क्या हुआ? क्या हुआ? बंद कर दे। स्विंग करा किसको उसने? ठीक है, मुझे लग रहा है, छोड़ छोड़ दो। हाँ, अच्छा, अब क्या है? डिफ्रैक्शन में क्रिस्टल दैट इज ब्रैग्स लॉ। अपन ने इस एक्सपेरिमेंट में करा क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में अपन ने इलेक्ट्रॉन को एक निकल के प्लेट से टकराया था, और जो भी निकल का प्लेट इज अ क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल है, तो जो भी निकल का ये सब क्रिस्टल हो गया ना, तो क्रिस्टल में ना लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेयर्स होते हैं, मतलब कि सॉलिड स्टेट तो तुमने पढ़ा नहीं है, बट मैं फिर भी बता दूं कि एटम्स जो अरेंज होते हैं ना, वो एक क्रिस्टल जैसा अरेंज होता है। तुमने ग्रेफाइट का ये देखा है स्ट्रक्चर, उसमें एक कार्बन का प्लेट, दूसरे मतलब कि एक प्लेट जैसा रहता है वो, ठीक है, स्ट्रक्चर रहता है। अब तुम डायमंड का मत देख लेना, टेट्राहेड्रल जो होता है वो वाला मत देख लेना, ठीक है। अपन नॉर्मल क्रिस्टल की बात करें तो निकल के क्रिस्टल में ना क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेयर्स होते हैं। तो निकल के क्रिस्टल में क्या होते हैं? लेयर्स होते हैं। ये वाला मेरा पहला लेयर, ये वाला मेरा दूसरा लेयर, ठीक है। इन दोनों के लेयर के बीच का जो डिस्टेंस जो रहता है, इसको कहते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसको अपन डी से डिनोट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या क्या ना, अब हुआ ये, अब मेरे को अगर डिफ्रैक्शन का मेरे को पैटर्न चाहिए, तो मेरे को मिनिमम 2 लाइट तो चाहिए, अपन को पाथ डिफरेंस वगैरह फाइंड करना होगा। तो एक रे मेरा इधर से आया, एक रे मेरा इधर से आया, ये रे मेरा इधर से चला गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो था 5, ठीक है। तो जब इसको जब तुम आधा आधा जब करोगे, तो ये वाला भी मेरा 5/2 आएगा, ये वाला भी मेरा 5/2 आएगा,
ठीक है। अच्छा, एक रे तो इधर से ले लिया मैंने, अब एक रे तो इधर से ले, एक रे अब तो इधर से ले। क्या तुम इस रे में और I1 और I2 में क्या तुम मुझे पार्ट डिफरेंस बता सकते हो क्या? पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस मतलब कि एक रे ऐसी इतनी है, एक रे इतनी है, ये वाला जो डिफरेंस है इसी को अपन पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। हाँ, इसी को अपन पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। क्या तुम इसका पार्ट डिफरेंस बता पाओगे क्या? क्या तुम इसका पार्ट डिफरेंस बता पाओगे क्या कितना होगा? मैं बताता हूं कितना होगा। इन दोनों को तो ये कर दो। क्या ये वाली जो दूरी है, ये वाली पार्ट डिफरेंस होगी क्या? ये वाला लाइन इसके बराबर, ये वाला लाइन इसके बराबर, क्योंकि मैंने अंदर तो परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस ही जो होगा वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। अच्छा, ये वाला 5/2 तो ये वाला भी 5/2, ये वाला भी 5/2। हाँ, अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस जो था इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इसी को मैंने क्या बोला था? डी। तो डी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी cos 5/2 होगा, डी cos 5/2 होगा। हाँ, अब तो गंदा हो गया। ठीक है, तुम्हें ये वाला चीज तुम्हें देखना है, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें ये वाला चीज देखना है। ये वाले पॉइंट को मैं फिर से, क्या हो जा रहा, ये वाले पॉइंट को मैं फिर से बना दे रहा, ठीक है, राइट। ये दो मेरी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस थी, ठीक है। ये वाला जो पाथ निकला था, यही एक्स्ट्रा जो पाथ था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पाथ था मेरा। इन दोनों के बीच की जो दूरी जो थी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दैट इज डी, ठीक है। ये तो ये डी, तो ये वाला भी डी। ये वाला एंगल 5/2, ये वाला एंगल भी 5/2, 5/2, 5/2। तो डी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? डी cos 5/2 होगा, डी cos 5/2। ये वाला कंपोनेंट डी cos 5/2, तो ये वाला कंपोनेंट भी डी cos 5/2, ये वाला कंपोनेंट भी डी cos 5/2। तो डी cos 5/2 प्लस डी बाई cos 5/2, ये वाला मिला के टोटल ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया? तो टोटल मेरा डेल्टा एक्स कितना आया? टोटल पाथ डिफरेंस 2d cos 5/2। समझ में आया इतना? ठीक है। बट मेरे को एग्जाम में पता है क्या दिया रहता है? मेरे को ये वाला थीटा नहीं दिया रहता, मेरे को थीटा दिया, मेरे को एंगल दिया रहता है, एंगल बिटवीन द रे, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट बीम एंड क्रिस्टल के बीच का मेरे को एंगल दिया रहता है। मतलब मेरे को ये वाला एंगल थीटा दिया रहता है, ठीक है। मेरे को एग्जाम में क्या दिया रहता है? मेरे को एग्जाम में थीटा दिया रहता है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो। थीटा मेरे को कहां दिया रहता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट बीम एंड क्रिस्टल। अच्छा, तो तुम थीटा प्लस 5/2 तुम 90 डिग्री बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो। तो 5/2 क्या हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री माइनस थीटा। सीधा इस जगह पे इसको पुट कर दे, 5/2 की जगह पे सीधा उसको पुट कर दे। तो तुम्हारा डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2d cos, कितना cos कितना था? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई 2 नहीं, बाई 2 को तो मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा, आशीष cos 90 माइनस थीटा, तू ये क्या करता है तू? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही बोल दिया क्या? पता था, पता था। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2d साइन थीटा लिख सकते हैं अपन। डेल्टा एक्स इक्वल टू 2d साइन थीटा अपन कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं अपन? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो और डेल्टा एक्स मेरा किसके बराबर था? एन लैम्डा के बराबर था। डेल्टा एक्स मेरा कितना है? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2d साइन थीटा के बराबर तो आया, बट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इसी को अपन कहते हैं ब्रैग्स लॉ।
हाँ केमिस्ट्री में भी है, ब्रैग्स लॉ, इसी को अपन कहते हैं ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पूछेगा ना कि ये एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन, पहला डिफ्रैक्शन दूसरा डिफ्रैक्शन, एन क्या है मेरा, एन है मेरा क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्या हुआ, हंस नहीं, सबसे पहले बात आगे कर दूंगा मैं। अच्छा, अब इस पार्टिकुलर फिर हंस रही, देख मैं आगे कर दूंगा, सच में गुस्सा आ रहा है। अच्छा, 2n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा तो मेरा आ गया। अब इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने क्या देखा ना, अब इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, फॉर दिस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ये पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए जो मेरा जो फाई जो था ना वो मेरा 50 डिग्री के बराबर था। ठीक है, फाई जो था मेरा 50 डिग्री के बराबर था, तो तुम 5/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो तुमने देखा था। ठीक है, तो 5/2 तुम्हारा 5/2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 25 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो तुम्हारा थीटा कितना आया था, थीटा आया था तुम्हारा 65 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, निकल का जो मेरा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो रहता है डी, वो मेरा रहता है 0.61 एंगस्ट्रॉम के बराबर रहता है। ठीक है, निकल का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो रहता है वो मेरा रहता है 0.61 एंगस्ट्रॉम के बराबर रहता है। और अपन ने ब्रैकेट लॉ से क्या निकाला, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, अपन ने देखा, अपन ने उससे ये देखा। तो जब तुम यहाँ पे जो वैल्यू को पुट करोगे ना, 2d के जगह पे तुम पुट करोगे 0.61 एंगस्ट्रॉम, और साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे, साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू, पहले वाले केस के लिए बात करें, पहला वाला लैम्डा तो लैम्डा, तो यहां पे जो तुम्हारी लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगी, लेट इट बी एक्स। ठीक है, ठीक है, ये अपन ने एक्सपेरिमेंट से निकाला, ये सब, ये सारा जो कंडक्ट हुआ एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट हुआ। अब डी ब्रॉय भैया ने क्या बोला था, डी ब्रॉय ने क्या बोला भाई, इन्होंने बस बोला था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, और ये सारे खेल किसके लिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने लैम्डा के बाद लैम्डा का क्या बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू √150/v, ये भी बताया था वोल्टेज में। तो इधर से लैम्डा का जो वैल्यू आया √150, और कितने वोल्ट पे अपन ने ये सब चीज कर रहे थे, अपन कर रहे थे 54 वोल्ट पे। ठीक है, 54 वोल्ट पे कर रहे थे। इस टाइम जो लैम्डा का जो वैल्यू आया ना वो आया मेरा 1.65 एंगस्ट्रॉम।